नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। कल देश ने लोहड़ी नाम का बहुत ही मशहूर पर्व मनाया और किसानों ने खासकर उसमें किसानों के परिवारों ने और किसानों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कल कुछ किसान विरोधी 3 कानून जो है उसकी प्रतियां भी लोहड़ी में जलाई गई। दक्षिण भारत में आज पोंगल उत्सव है। इस प्रकार पूरे भारत में एक उत्सव का माहौल है। आज से ही हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हुआ है, जो 12 साल के बाद में वहाँ शुरू हुआ है और लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत सारी वहाँ भीड़ है, अच्छी बात है। लोग अपना धार्मिक पर्व मना रहे हैं। साथ साथ कोरोना के से पीड़ित लोग कुछ कम हुए हैं, पर अब कोरोना की वैक्सीन पूरे भारत में दिए जाने की तैयारी की जा रही है। यह जो कोरोना काल था वह बहुत सारे लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उसी कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारे कानून पास किए थे। वो किसानों के बारे में थे, किसानी के बारे में थे। कुछ बेरोजगार जो है उनके बारे में कुछ आशा जगी थी कि उनको रोज़गार दिया जाएगा, और जो मज़दूर है उनके बारे में भी कई कानून में संशोधन किए गए थे। जैसे कि उनके काम करने के जो घंटे होते हैं, 8 घंटे पहले हुआ करते थे, वो बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए थे। नौकरी में भी अब सारी नौकरियां अस्थाई होने का जो है सरकार ने कानून बना दिया है। कोई भी स्थायी नौकरी नहीं होगी, चाहे सरकार में हो या सरकार के बाहर में हो। बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेची जा रही है। इस प्रकार का पूरे भारत का एक आर्थिक ढांचा हम देखने के बाद में ऐसा लगता है कि पूरा भारत चरमरा गया है। जीडीपी काफ़ी नीचे आ गई है, कीमतें बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ की कमी तो नहीं है, पर कीमतें लगातार बढ़ रही है। पर उसका जो फ़ायदा है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान जो चाहते हैं कि उनके उपज का उनको उचित मूल्य मिले, कम से कम मूल्य को तय किया जाए जिससे उसका जो खर्चा है वो निकले और 5-10% उनको उस पर मुनाफा भी मिले। किसान वो जो किसानी में काम करता है वो अकेला नहीं होता है, पूरा कुटुंब उसमें लगा होता है किसानी में। 5-5, 10-10 लोग जब उसमें दिन रात किसानी में काम करते हैं, तब कहीं जाके उनको उनकी उपज मिलती है, और फिर वो आशा करते हैं कि उनके उपज का उनको सही दाम मिले। उसमें गलत कुछ भी नहीं है। जहाँ एक तरफ में अब कुंभ मेला शुरू हो रहा है हरिद्वार में,
वहीं 50 दिन से इस देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का कुंभ मेला लगा हुआ है। किसानों को के कुंभ मेले में भारत के सभी राज्यों से किसान वहां आए हुए हैं और सभी किसानों की जो मांग है वो ये है कि जो 3 किसान विरोधी कानून है उसको तुरंत निरस्त किया जाए। अब किसान के कानून निरस्त होंगे या नहीं होंगे ये तो समय ही बताएगा, पर जो अब मज़दूरों की समस्या है, उनके जो पेंशन की समस्या है, उनके रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाले बेनिफिट की समस्या है, उनके स्वास्थ्य की समस्या है, उनके जो है काम करने के जो घंटे बढ़ाए गए हैं उसकी समस्या है, नौकरी स्थायी नहीं है। अब वो इस प्रकार से एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यूनियन जो कामगार यूनियन थी वो मूवमेंट करीब करीब यहाँ इस देश में ख़त्म कर दी गई है। वो मूवमेंट ख़त्म करने के लिए जितना मुझे लगता है कि पूंजीपतियों का काफ़ी सरकार पे बहुत बड़ा दबाव रहा है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ कानून जो कामगार क्षेत्र में बनाए गए हैं कि कोई भी कामगार अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। वहीं एक तरफ में काफ़ी दिनों से आम जनता मांग करती रही है कि जो भी चुनाव हो अगले बार वो ईवीएम से न हो बल्कि बैलेट पेपर से हो। तो जनता की ये मांग भी है जो कई राजनीतिक पार्टियां उठा रही है, जनता भी उठा रही है, और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो छात्र हैं, वो भी इस मांग को उठा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब तो मांगों का एक कुंभ मेला सा हो गया है इस देश में। किसान 3 कानून निरस्त करना चाहते हैं, मज़दूरों के विरोध में जो कानून बने हैं उनको हटाना चाहते हैं, और जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए चुनाव ईवीएम से न हो, इस डिमांड के लिए भी काफ़ी बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सारा भारत अब जो है एक आंदोलन का क्षेत्र बन गया है। महाभारत जैसे इस देश में एक महाभारत चल रहा है। एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ सरकार है। अब सरकार की भूमिका तो हमें वो पांडवों जैसी नहीं लगती है। सरकार की भूमिका कौरव जैसी ही है। तो स्वाभाविक है कि महाभारत का जो युद्ध होगा तो उसमें अंततः विजय जनता की ही होगी, क्योंकि जनता की जो डिमांड है वो हमें जो काफ़ी हद तक सही लगती है। वो चाहे फिर युवा की है, युवा रोजगार चाहता है, उसमें गलत क्या है? युवा चाहता है कि उनकी शिक्षा मुफ्त हो, उसमें गलत क्या है? युवा चाहता है कि उनकी जो शिक्षा के जो माध्यम है वो अंग्रेजी मीडियम का माध्यम बने, ताकि जो वो भारत के बाहर में भी जाके अपना जो है जौहर दिखा सके, अपनी काबिलियत विश्व में बता सके। उसमें गलत क्या है? शिक्षा सारे भारत में भर में ये शिक्षा की एक नीति होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब जो यूजीसी जो है उसको ख़त्म किया गया, और नीति आयोग तो अब नीति की कोई बात नहीं करता है। जो भी बात करता है वो सरकार के हित की बात करता है। तो भारत की बात तो कहीं नहीं हो रही है, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे शिक्षा का यूजीसी हो, या इलेक्शन कमीशन हो, या फिर आपका जो यूपीएससी का जो चयन करते हैं वो यूपीएससी चयन करने वाले लोग हो, यूपीएससी हो, उसमें भी कहा जाता है कि अब तो यूपीएससी जो चयन करती है उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी लिए जाते हैं कि जो परीक्षा में बैठते भी नहीं है। डायरेक्टली जो है उनको बुलाया जाता है और उनके इंटरव्यू के बेस पे उनको चयन किया जाता है, उनका आईएएस बनाया जाता है, आईपीएस बनाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि गरीब का बेटे को तो बुलाया नहीं जाएगा। जो भी बुलाया जाएगा वो किसी एमपी एमएलए
आमदार खासदार या रसूखदार लोग जो है, इनके बेटे को और बेटियों को बुलाया जाएगा। और ख़ासकर लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, तो ये तो बात सही है। ये जो 10% जो अभी अभी सरकार ने कुछ आरक्षण किया है, उस आरक्षण के नाम पे जो ब्राह्मण को तो पहले भी वैसे ही ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व रहा है, तो ईबीसी के अंडर में भी उनको काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत ही प्रभावित हुए हैं और दुखी भी है। खासकर जो गैर ब्राह्मण 97% समाज है इस देश का, जो मूल भारतीय है, वो तो नाराज़ होना स्वाभाविक है। वो चाहते हैं कि जब ब्राह्मण विदेशी है तो उनको इस प्रकार का जो है ये क्यों मिल रहा है, फ़ायदे क्यों मिल रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार भी ब्राह्मणवादी है। हो सकता है ये सरकार ब्राह्मणवादी हो, पर जब इलेक्शन होंगे और फेयर इलेक्शन होंगे तो ये तो आपका भी कर्तव्य बनता है, गैर ब्राह्मणों का भी कर्तव्य बनता है कि वो सही जो है अच्छे लोग हैं उनको चुने। हम देखते हैं कि लोकसभा में बहुत सारे जो लोग वहाँ हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। कितने ही लोग के ऊपर में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। वो सच जो चल रहे हैं तब भी वो चुन के आते हैं। कौन चुन के देता है उनको? आप ही देते हैं। या तो आप उनको चुन के मत दीजिए। आप इधर में आप कह रहे हैं कि बीजेपी 303 लोग हैं बीजेपी के, लोकसभा में उनका बहुमत है। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है। उन्होंने कानून कायदे भी पास किए हैं, आपके अहित में भी पास किए हैं। तो 303 एमएलए बीजेपी के एमएलए, अगर उनमें कुछ एमएलए, कुछ खासदार और स्टेट में एमएलए अगर वो किसान है, अगर वो सही में किसान है, तो उन्होंने तो तुरंत जो है अपने एमएलए, एमएलसी या जो लोकसभा का खासदार होता है उस पद का उसने त्यागपत्र देना चाहिए था। किसान के हित में वहाँ दिल्ली में जाके आंदोलन में सहभाग करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो है वो चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो अपना जो पूर्व इतिहास है भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि किस गरीब अवस्था से वो यहाँ ऊपर आए हैं, और अपने भाई जो उनके पीछे उनके भाई और समाज खड़ा है उसको वो भूल जाते हैं। ये गलत है। ये गलत को अगर सही करना है तो जो 303 खासदार बीजेपी के हैं और उसमें काफ़ी लोग किसान परिवार से है, किसान है, तो उन पे दबाव आपको डालना पड़ेगा कि वो अपना खासदार की छोड़ दे और जो है किसान आंदोलन में आ जाए। मजदूरों के लिए हित का सोचे, नहीं सोचेंगे तो किसान और मजदूर और देश की जनता, तमाम जनता उनको सबक सिखाएगी। इतना तो निश्चित है। मैं ज़रूर कहूँगा कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जनता आज नहीं कल इन जो इस प्रकार के जो खासदार है, जो गलत को गलत नहीं कहते, उनको सबक ज़रूर सिखाएगी। साथियों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।